नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी जीके प्रिपरेशन के अंतर्गत जो यूपीएससी का आगामी विज्ञापन 51 है उसके अंतर्गत डेटा इन रिसर्च, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। और आपको बता दें कि पिछले हमारे कुछ वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसलिए ऐसे जितने भी वीडियो हैं जिनमें ये प्रॉब्लम थी या ऐसा इशू था तो उनको मैं फिर से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन वीडियो के कंटेंट को सुनने में और समझने में। और एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि जीके पार्ट की तैयारी के लिए अगर आप अभी तक आप सार्थक क्लासेस बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, पेड ग्रुप के साथ, तो मेरी आपको सलाह रहेगी या मेरा ऐसा मानना है कि आपको अवश्य ही जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, सारा डेटा आपको एक जगह मिलता रहता है, निरंतर टेस्ट के माध्यम से आपका निरंतर मूल्यांकन होता रहता है और ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से आप जीके पार्ट में बेहतर कर सकते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जितना ध्यान आपको अपने सब्जेक्ट में देने की ज़रूरत है उतना ही आपको जीके पार्ट को भी उतनी ही वैल्यू देनी होगी। आप जीके पार्ट को हल्के में नहीं ले सकते अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं। इंटरव्यू तक ही केवल पहुंचना है, फाइनल सिलेक्शन नहीं लेना, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषाएं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जैसा आप लोग जानते हैं कि पूर्व निर्धारित जो हमारा उद्देश्य है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है। इसके कई तरीके हो सकते हैं इंटरव्यू के। ये इंटरव्यू हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से भी या मोबाइल के माध्यम से भी आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू की जो परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं हैं, वह विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार दी गई हैं और इस तरीके से साक्षात्कार को हम लोग सही तरीके से समझने में सक्षम होंगे। तो पहली परिभाषा अगर हम जॉन जी डार्ले के अनुसार देख लें तो साक्षात्कार एक उद्देश्य युक्त वार्तालाप, यानी एक ऐसा उद्देश्य जिसका कोई अपना एक निश्चित उद्देश्य है, ठीक है, तो उसको हम साक्षात्कार या इंटरव्यू कह सकते हैं जॉन जी डार्ले के अनुसार। इसी तरह अगर गुडे तथा हार्ट की बात कर लें तो गुडे तथा हार्ट ने साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया बताया है। और बीएम पामर ने साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है, ऐसा मानना है बीएम पामर का, ठीक है। साक्षात्कार को एक प्रणाली माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कलात्मक रूप से प्रवेश करता है जो उनके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित हैं, ठीक है। दो अपरिचित लोगों के मध्य में जो वार्तालाप होता है किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, उसे हम साक्षात्कार कह सकते हैं। तो पीवी यंग की परिभाषा भी हमने देख ली। आगे देखते हैं, शोध के उद्देश्य से एक साक्षात्कार का प्रयोग एक उपकरण के रूप में शोधकर्ता द्वारा किसी प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस की जांच या समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। भाई रिसर्च में इंटरव्यू का पर्पज़ ये है कि हमें डेटा कलेक्ट करना, तो एक डेटा कलेक्ट करने का टूल्स है इंटरव्यू, ठीक है। और इस प्रकार से जो इंटरव्यू है को शोध साक्षात्कार या रिसर्च इंटरव्यू कहते हैं, यानी रिसर्च के पर्पज से जो इंटरव्यू होता है उसे ही हम रिसर्च इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। एक आप देखिए यहाँ पर भी अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं दो तरीके का इंटरव्यू होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी संरचित साक्षात्कार की, तो यह वह साक्षात्कार होता है जिसमें संपूर्ण स्थिति को ध्यानपूर्वक संरचित और पहले से ही नियंत्रण में लेकर तथा जांच के प्रमुख क्षेत्रों को पूर्व में ही निश्चित करके साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। यानी जो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक तरीके से हम अपने उद्देश्य के अनुसार पहले ही कर लेते हैं और उन्हीं प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो इंटरव्यू है उसमें जो इंटरव्यूअर्स है वो अत्यधिक मानकीकृत उपकरणों और पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग करता है। इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू है उसे हम निर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं या निर्देशित इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके विपरीत अगर अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात कर लें, असंरचित साक्षात्कार की बात कर लें, तो यह वह इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची को नहीं बनाता है, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन का कलेक्शन वो पहले से नहीं होता है। और इसमें जो साक्षात्कार देने वाला है, ठीक है, को अपने ही वास्तविक अनुभव का वर्णन करने के लिए जितनी भी घटनाओं को वे महत्वपूर्ण समझते हैं उनके विषय में बताने और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार परिभाषा देने के लिए साक्षात्कार लेने वाले की ओर से बहुत कम या कोई दिशा निर्देश न देते हुए
प्रोत्साहित किया जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्न साक्षात्कार से ही सामने आते रहते हैं, यानी ये अनस्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन पहले से डिसाइड नहीं होते हैं। इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति अपने अनुसार प्रश्नों के जवाब दे सकता है और नए प्रश्न जो समाहित इसमें करने वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हमें जवाब मिल रहा है, क्या इससे अन्य भी क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है जो हमारी रिसर्च के लिए या हमारे डेटा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे नए क्वेश्चन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। यानी जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होगा वो पहले से उसमें प्रश्न डिसाइड नहीं होंगे और बीच में भी अगर इंटरव्यू को लगता है कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता है तो वो पूछ सकता है। इसके लिए प्रश्नों को पहले से निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। इस तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है अधिक विस्तृत अध्ययन करने हेतु उपयोगी होता है और यह संरचित साक्षात्कार की तुलना में अधिक लचीला होता है। लचीला इसलिए कि देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रश्न आप बीच में प्रश्न डाल सकते हैं, अन्य प्रश्न भी अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं और जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति वो भी फ्री है, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं कि जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हमको उसी गाइडलाइन में जाके जवाब देना है। उसके अतिरिक्त भी अगर उसके पास कोई जानकारी है तो उसे भी वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इस तरीके से जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है इसे गैर निर्देशित साक्षात्कार भी कहा जाता है। संरचित साक्षात्कार वह है जिसमें साक्षात्कार लेने वाला पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची को नहीं अपनाता है। साक्षात्कार देने वाले को अपने वास्तविक अनुभव का वर्णन करने के लिए जिन भी घटनाओं को वे महत्वपूर्ण समझते हैं उनके विषय में बताने और अपनी सामाजिक स्थितियों के अनुसार परिभाषा देने के लिए साक्षात्कार लेने वाले की ओर से बहुत कम या कोई दिशा निर्देश न देते हुए प्रोत्साहित किया जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्न साक्षात्कार से ही सामने आते हैं। तो सॉरी ये पेज दोबारा बन गया है तो इसको मैं आगे हटा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में प्रभावी प्रत्युत्तर प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार के दौरान ध्यान रखने हेतु तथ्य बातें या सावधानियाँ, यानी जब भी आप कभी इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस समय कुछ सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, यानी एक रिसर्चर को कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी सावधानी हो सकती है, उनके जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं। पहला यह है कि एक समय में एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रश्न को दोबारा भी पूछ आप सकते हैं या उससे प्रश्न को दोहरा सकते हैं। सपोज दैट आपने प्रश्न पूछा और सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके प्रश्न को सही से नहीं समझ पा रहा है तो आप उसे रिपीट कर दीजिए जिससे कि जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वो आपके प्रश्न को सही तरीके से समझ सके। दूसरा, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उत्तरदाता को प्रश्न समझ में आ गया हो। तीसरा, उत्तरदाता के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए परंतु उत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार का सुझाव देने से बचना चाहिए। देखिए अगर आप उत्तर के विषय में कोई सुझाव देंगे तो वहाँ पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि कहते नहीं कि पक्षपात की भावना आ जाए। तो इससे बचने के लिए आपको कोई क्लू नहीं देना, आप प्रश्न पूछिए, स्वाभाविक उत्तर जो सामने से निकल के आ रहा उसे आप जो है नोट डाउन कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि साक्षात्कार के मध्य जो विवादास्पद मुद्दों के संबंध में कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो विवादित मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में पॉइंट है कि साक्षात्कार के मध्य विवादास्पद मुद्दों के संबंध में तटस्थ भाव या व्यवहार रखना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को। प्रश्नों के अप्रत्याशित उत्तर प्राप्त होने पर स्तब्ध रह जाना, अचंभित रह जाना, यानी कुल मिला के अपनी पर्सनल जो प्रतिक्रिया है वो देने से एक इंटरव्यू लेने वाले को बचना चाहिए। यदि उत्तरदाता मूल प्रश्न से इधर उधर चला जाए तो उसे कुशलता और सावधानी से पुनः अनुसंधान विषय पर वापस लाने का प्रयास करना चाहिए और एक असंरचित साक्षात्कार के दौरान अधिक जानकारी प्राप्त हेतु अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतिरिक्त प्रश्न किस में पूछे जा सकते हैं? अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जो आपका होता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। अब डेटा कलेक्शन का एक और मेथड है अवलोकन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको कहते हैं अवलोकन विधि। तो इसको देख लेते हैं। अवलोकन है क्या? अवलोकन का तात्पर्य ही देख करके डेटा कलेक्ट करना। तो अवलोकन की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति किसी वास्तविक जीवन की घटना को देखते हैं तथा संगत घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। अवलोकन विधि का प्रयोग नियंत्रित और अनियंत्रित स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा प्रकट व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यानी दोनों स्थितियों में, नियंत्रित स्थिति में भी अवलोकन किया जा सकता है और अनियंत्रित स्थिति में भी अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। और अवलोकन के द्वारा मोस्टली क्या होता है कि जो व्यवहार है व्यक्तियों का वो उससे संबंधित डेटा आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। अवलोकन के अगर प्रकार की बात कर लें तो दो प्रकार का अवलोकन होता है। पहला भाग लेने वाला अवलोकन और दूसरा भाग न लेने वाला अवलोकन, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दोनों में अगर अंतर की बात कर लें तो जो भाग लेने वाला अवलोकन, इसमें अवलोकनकर्ता जो होता है, ठीक है, वो समूह का ही सदस्य बन जाता है, ठीक है।
या समूह का ही सदस्य होता है, यानी कोई अगर समूह है तो हो सकता है उसी से कोई सदस्य हो, या बाहर से भी कोई व्यक्ति अवलोकन करने आए तो हो सकता है वो सदस्य का ही पार्ट बन जाए, उस ग्रुप का ही पार्ट बन जाए। जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो अवलोकन करता होता है वो उस समूह का पार्ट नहीं बनता है जिसका वो अवलोकन कर रहा होता है, वो उस समूह से बाहर रह कर ही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और डेटा कलेक्ट करता है। अगर अवलोकन के वर्गीकरण की बात करें तो दो तरीके से अवलोकन होता है, जैसा कि इंटरव्यू दो प्रकार का हमने बात की थी, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसी तरीके से अवलोकन भी दो तरीके का होगा, कौन सा, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी संरचित अवलोकन और असंरचित अवलोकन। संरचित अवलोकन में अगर पहले देख लेते क्या है, ये एक औपचारिक प्रकार का अवलोकन होता है। अवलोकनकर्ता पहले से अवलोकन किए जाने वाले व्यवहारों की श्रेणियाँ उस रूप में निर्धारित कर लेता है जिस रूप में वह उनका अध्ययन करना चाहता है, एवं उस समय सीमा को भी ध्यान में रखता है जिसके बीच में उसे अवलोकन करना है। इस प्रकार के अवलोकन को नियंत्रित स्थितियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला में किए जाने वाला अवलोकन। देखिए, स्ट्रक्चर्ड अवलोकन का मतलब ही ये है कि अवलोकन जिस विषय में आपको करना उससे संबंधित पहले ही आपने एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। जबकि असंरचित अवलोकन की अगर हम बात करें तो यह भाग लेने वाले अवलोकन से संबंधित है तथा एक अन्वेषणात्मक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार के अवलोकन यानी जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसमें अवलोकन में यह संभावित नहीं है कि व्यवहार का वर्गीकरण अवलोकन से पूर्व ही हो सके। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को उनके परिवेश और स्थितियों की पृष्ठभूमि में देखता है। तो ये कुछ थोड़ा सा अंतर था, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोनों प्रकार के अवलोकन से संबंधित। अब कुछ परीक्षण की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप अगर पेपर में जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा बहुत सारे टेस्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इन टेस्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस बार मेरा यही प्रयास है कि देखिए पिछली बार दो जो आपके विज्ञापन थे ADV 47 और ADV 51, जैसा आप लोग जानते हैं कि UPSC जी के पार्ट में सबसे पहले वर्क स्टार्ट करने वाला चैनल जो था वो सार्थक क्लासेस ही था। थैंक्स बोलेंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने सार्थक क्लासेस पर आप लोगों का एक फेथ है, और हमारा भी ये प्रयास है कि लगातार जो भी हमारे पास थोड़ा सा समय है उसमें आप लोगों की हम मदद कर सकें। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट को भी हम शामिल कर रहे हैं। तो पहला हम बात करेंगे एक पुंछी परीक्षण, या जिसको 1 टेल टेस्ट कहते हैं, और दूसरा 2 पुंछी परीक्षण या 2 टेल टेस्ट। यानी जो टेल टेस्ट है वो दो प्रकार के, 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट मुख्यतः, और इनके संदर्भ में बात करेंगे। तो एक पुंछी परीक्षण की अगर बात करें या एक पूंछ वाला परीक्षण भी इसको हम कहते हैं, उस शून्य परिकल्पना के परीक्षण को प्रदर्शित करता है जिसमें वैकल्पिक परिकल्पना को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। इसमें क्रांतिक क्षेत्र केवल एक पूंछ पर ही स्थित होता है, यानी केवल एक ही साइड में जो क्रांतिक एरिया वो स्थित होगा, और इसमें जो परिकल्पना होती है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका एक पुंछी परीक्षण है उसमें जो परिकल्पना होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, एक दिशात्मक, 2 दिशात्मक, ठीक है, चारों दिशाओं में, उपरोक्त में कोई नहीं, जनरल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये जो भी नोट्स हैं इनसे आप भी अपने मन से प्रयास कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने की। हालांकि अगर आप पेड बैच में जुड़ते हैं तो वहाँ पर सारे नोट्स मिलते हैं, और नोट्स पे आधारित भी टेस्ट आपको मिलते हैं, और मॉडल पेपर भी मिलते हैं, और ये पूरा टिल द एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ऑलरेडी इसको ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पिछले विज्ञापन में भी इसको मैंने फॉलो किया था स्ट्रिक्टली, और आप लोगों से साझा करते हुए मुझे काफ़ी खुशी होती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और अस्वीकृत का जो क्षेत्र होता है या तो बाएं तरफ होगा या फिर दाहिने तरफ होगा, इसीलिए शायद ये दिशात्मक है। ठीक है, इसके विपरीत यदि वैकल्पिक परिकल्पना को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो उसे हम शून्य परिकल्पना के 2 पुंछी परीक्षण या 2 पूंछ वाले परीक्षण के नाम से जानते हैं। और इसमें अस्वीकृत का क्षेत्र बाएं और दाएं दोनों ओर होता है, किसमें, 2 टेल में, जबकि 1 टेल में जो अस्वीकृत का क्षेत्र होता है वो केवल 1 साइड में ही होता है। ठीक है, 1 टेल टेस्ट को लेफ्ट टेल टेस्ट कहा जाता है जब जनसंख्या पैरामीटर को कल्पित मान से कम माना जाए। देखिए यहाँ पर जो 1 टेल टेस्ट है वो भी 2 तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर अस्वीकृत का क्षेत्र या तो बाएं होता है या दाहिने होता है। इसी तरीके तो या तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा या राइट टेल टेस्ट होगा। तो लेफ्ट टेल टेस्ट कब कहा जाएगा, जब इसमें जनसंख्या पैरामीटर को जो कल्पित जब जनसंख्या पैरामीटर को कल्पित मान से कम माना जाएगा, यानी जो आपने एज्यूम वैल्यू की है उससे जनसंख्या पैरामीटर के मान को जब कम माना जाएगा तो वह लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। और अगर कल्पित मान से जनसंख्या पैरामीटर के मान को ज़्यादा मान लिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, राइट टेल टेस्ट होगा। यानी जो कल्पित मान है उससे जो आप सैंपल ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं जनसंख्या के लिए, वो कम है या ज़्यादा है,
कल्पित मान से, उससे डिपेंड करेगा कि ये टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट होगा या राइट टेल टेस्ट होगा। तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ वन टेल टेस्ट को राइट टेल टेस्ट कहा जाता है जब जनसंख्या पैरामीटर को कल्पित मान से अधिक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ एक पूछ परीक्षण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या एक ही दिशा में चर के मध्य कोई संबंध है। ठीक है, यानी एक ही दिशा में क्या चर के मध्य में कोई संबंध है, इसको पता लगाने के लिए एक पूछ वाला परीक्षण किया जाता है। जबकि ठीक है, दो पूछ वाला परीक्षण तब किया जाता है जब किसी भी दिशा में जो चर हैं उनके मध्य में कोई संबंध है या नहीं है, ये पता लगाना हो। तो सिंपल सा क्लियर हो जाता है इससे। और कभी कभी क्या होता है कि साइन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, या टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। तो जब वैकल्पिक परिकल्पना के सांख्यिकी मान में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है तो एक पूछ वाला परीक्षण किया जाता है, और जब नॉट इक्वल टू का साइन होता है तो उस कंडीशन में क्या दो पूछ वाला परीक्षण किया जाता है। अब आगे अगले परीक्षण की बात करेंगे, टी परीक्षण और जेड परीक्षण। ठीक है, टी परीक्षण या जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बात कर लें टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और जेड परीक्षण जिसको इंग्लिश में हम लोग जेड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इन दोनों का प्रयोग दो प्रतिदर्श के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी जो टू सैंपल हैं, ठीक है, जो सैंपल मीन्स हैं उनके बीच में उनकी सार्थकता को चेक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों परीक्षण मूलतः एक जैसे ही होते हैं, बहुत अधिक अंतर नहीं होता, परंतु अंतर जो है वो ये है कि जब हमें बड़े प्रतिदर्श के लिए उपयोग करना होगा तो वहाँ पे हम जेड टेस्ट का उपयोग करेंगे, और छोटे प्रतिदर्श की अगर हमें बात करनी होगी तो वहाँ पर हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब छोटे या बड़े से क्या मतलब, तो छोटे और बड़े से प्रतिदर्श के आकार, यानी जो सैंपल साइज है उसके आकार से मतलब है। यानी सैंपल साइज जब आपका 30 से कम होगा तो वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई होगा, और जब 30 या उससे अधिक होगा तो वहाँ पर हम जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो ये देखिए आगे दिया हुआ है, चूँकि जो बड़े प्रतिदर्श हैं उनके मध्यमानों के अंतर का जो प्रतिचयन वितरण है सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुरूप होता है, जबकि दो छोटे प्रतिदर्शों से प्राप्त मध्यमानों के अंतर का प्रतिचयन वितरण टी वितरण के अनुरूप होता है। इसीलिए दो बड़े प्रतिदर्शों के मध्यमानों के अंतर के परीक्षण को जेड टेस्ट से, और छोटे प्रतिदर्शों यानी जो छोटे सैंपल साइज है के मध्यमानों के अंतर के परीक्षण को हम टी टेस्ट से जांचते हैं, या इनको हम टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगला है एनोवा। देखिए नोवा, एनोवा, मनोवा, ये बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो कुछ टेस्ट को हम इसमें देखेंगे। तो एनोवा का फुल फॉर्म क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हिंदी में अगर बात कर लें तो भिन्नता का परीक्षण के नाम से इसको हम जानते हैं। एनोवा क्या है कि एक सांख्यिकी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न नमूनों के साधनों की तुलना करके एक या अधिक कारकों के प्रभाव की जांच की जाती है। साथ ही साथ एनोवा इस संदर्भ में भी सहायता करता है कि जो शून्य परिकल्पना है उसे स्वीकार किया जाए या स्वीकार ना किया जाए, यानी चाहे स्वीकार किया जाए या स्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, इसकी पहचान में भी हमें एनोवा मदद करता है। एनोवा में एफ टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब एफ टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो एनोवा में एफ टेस्ट का उपयोग यह निर्धारित करता है कि समूह के बीच जो परिवर्तनशीलता है वो समूहों के भीतर टिप्पणी से बड़ी है या नहीं है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। मेरी आपको सलाह रहेगी जो भी वीडियो देखा करें आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया करें। सिंपल आपको फिर से वीडियो स्टार्ट कर देना है। किसी वीडियो में मैं रिवीजन करके भी दिखा देता हूं, और जब भी जो रिवीजन वाले वीडियो आप देखते होंगे तो उससे लगता होगा कि चीज़ें आसानी से तैयार हो रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो वो आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाती। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी, आप चाहे सार्थक क्लासेस का वीडियो देख रहे हो या किसी अन्य यूट्यूब चैनल का आप वीडियो देख रहे हो या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर रिविज़न बहुत मायने रखता है। सेम उसी तरीके जैसे आप अपने नोट्स पढ़ते हैं, आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं, फिर अच्छी तैयारी के लिए आप बार बार उसे रिवाइज करते हो। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर परिणाम रहेगा आपका एग्ज़ाम में। और दोस्तों जीडीसी का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो उसकी भी आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।